हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ लल्लन टॉप प्रश्न भी देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए 6 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 अप्रैल को मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा दिवस 2024 मनाया गया है और 2024 में इसकी थीम रखी गई है भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले, इसकी थीम रखी गई है। और यह राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है? तो 1966 से मनाना शुरू किया गया है। 5 अप्रैल को 1999 में 5 अप्रैल 1999 में भारत का पहला जहाज SS लॉयल्टी का शुभारंभ किया गया था। इसी के बाद से जो है 5 अप्रैल को और राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। अगर बात करें पहली बार, ये भी करंट का क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो है 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में मर्चेंट नेवी वीक भी मनाया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको स्टार बना के रखना है। पहली बार मर्चेंट नेवी वीक कब मनाया गया है और कब से कब तक मनाया जाता है? तो 30 मार्च से 5 मार्च के बीच में मनाया जाता है। आप कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस भी कब मनाया जाता है? तो ये भी 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। लल्लन टॉप प्रश्न में, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यह कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 6 अप्रैल को किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 7 अप्रैल को किया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड प्रश्न है हमारा, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो 19वें क्रम की SCO की सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान ने। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। SCO की फुल फॉर्म होता है शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में और उस टाइम पे SCO में जो है 5 सदस्य देश शामिल थे। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? तो शंघाई 5 था और 2001 में शंघाई 5 का नाम बदल के SCO रख दिया जाता है। वर्तमान में SCO में सदस्य देश कितने हैं? वो SCO में तो 9 सदस्य देश हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO की सदस्यता ग्रहण करी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2023 में जो है नवीनतम देश कौन बना है? तो 2023 में नवीनतम देश बना है ईरान, जिसने SCO की सदस्यता ली है। और SCO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग में है। 2024 में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई है और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो 2024 में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक अस्थाना में हुई है, कजाकिस्तान में। सॉरी, मैंने उज्बेकिस्तान बता दिया था। तो 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? तो कजाकिस्तान ने करी है। और इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो अस्थाना में हुई है। अगर बात करें भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया था? तो ये आपको याद रखना है। तो 19वें SCO सुरक्षा परिषद में भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी ने भाग लिया था, जो कि वर्तमान में NSA के हेड हैं। 2023 में अध्यक्षता किसने करी थी? तो 2023 में इंडिया ने अध्यक्षता करी थी SCO की। ये भी आपको याद रखना है। तो 2023 में SCO की अध्यक्षता किसने करी थी? इंडिया ने करी थी। और 2024 में कजाकिस्तान ने करी है। मध्य एशिया के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य एशिया में जो देश हैं
ये यूएसएसआर से अलग होकर बने हैं। तो ये कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि इस देश के चारों तरफ जो है कोई ना कोई देश होंगे और इसकी बाउंड्री जो है समुद्र से नहीं लगती होगी, उसे ही क्या बोलते हैं? स्थल अवरुद्ध देश। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा है अरल सागर किन देशों के मध्य में स्थित है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में। बाल्कस झील किस देश में पाया जाता है? कजाकिस्तान में पाया जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्ताना और यहीं पे जो है 19वें क्रम का जो एससीओ है, 19वें क्रम का एससीओ है, उसकी बैठक कहाँ पे हो रही है? तो यह अस्ताना में हो रही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? ताशकंद है। नेक्स्ट है यूरेनियम के भंडार कहाँ अधिक मिलते हैं? तो यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो किर्गिस्तान की राजधानी का नाम है बिश्केक। हिम तेंदुए को अभी हाल ही में किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? तो किर्गिस्तान ने बनाया है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो इस मामले में डोपिंग के मामले में भारत पहला स्थान है। इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे वाडा कहते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुआ था और वाडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। डोपिंग का अर्थ होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डोपिंग का अर्थ होता है खेल भावना का उल्लंघन। किसी भी ऐसे पदार्थ का यूज करना, जैसे कि किसी एनर्जी ड्रिंक का या फिर कोई नशीला पदार्थ हो जिससे आप एनर्जी आपके अंदर एकाएक सडनली बहुत तेज हो जाए, जैसे एथलीट अधिकतर करते हैं या बॉक्सर करते हैं। तो किसी भी उल्लंघन करने वाले जो पदार्थ को बैन कर दिया गया है उसका उपयोग करना, तो इस खिलाड़ी के ऊपर जो है डोपिंग लगा दिया जाता है। तो इस मामले में अगर देखा जाए कि डोपिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग डोपिंग का कौन करता है, यानी मादक पदार्थ या फिर किसी एनर्जी ड्रिंक का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन करता है, तो विश्व में सर्वाधिक डोपिंग में जो है देखा जाए तो पहला स्थान भारत का है और दूसरा स्थान किसका है? दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है। अगर बात करें कि जैसे वर्ल्ड लेवल पर वाडा है, उसी प्रकार से अपने भारत में है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसे वाडा कहते हैं और यह हमारे भारत की एजेंसी है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। तो डोपिंग के मामले में पहले नंबर पर भारत है और दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वाडा की स्थापना मैंने कब बताया था? तो वाडा की स्थापना हुआ था 1999 में और नाडा की स्थापना हुआ था 2005 में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सुनील शेट्टी जी बनाए गए हैं। मॉन्ट्रियल से देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। COP15 कब हुआ था? तो COP15 2015 में हुआ था और यह जो है किससे संबंधित है? तो COP15 संबंधित है जैव विविधता से। और इसके लिए कहाँ पर सम्मेलन हुआ था? तो COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? तो G2G समझौते का संबंध किससे है? तो इजराइल से है। इसके बारे में देखते हैं। तो G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट एक समझौता हुआ है, इसे ही क्या कहते हैं? G2G कहते हैं। और यह समझौता भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। भारत के जो है 64 श्रमिक जो कि यूपी और हरियाणा से संबंधित हैं, 64 श्रमिक ये काम करने के लिए इजराइल जाएंगे। इनका जो है पहला खेमा जो है जाने के लिए, इसमें कितने श्रमिक जो है तैयार किए गए हैं? तो 64 श्रमिक जो है भारत के हैं, जो कि किस राज्य के? यूपी और हरियाणा के हैं। और ये जो है इजराइल जा रहे हैं। इनका वेतन अगर पूछा जाए तो 1.37 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है। तो G2G एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? भारत और इजराइल में। इसके फर्स्ट खेमे में कितने श्रमिक जो है भारत से इजराइल भेजे गए हैं? तो 64। ये डाटा भी आपको याद रखना है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। ये देश जो है इजराइल से के आसपास अपनी सीमा बनाते हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। तुर्की की राजधानी का क्या नाम है? अंकारा है। लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत। सीरिया की राजधानी का नाम है दमिश्क।
नेक्स्ट हमारा है ईरान की राजधानी का नाम है बगदाद, ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान, जॉर्डन की राजधानी का नाम है अम्मान, सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद, मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा। इसके बाद भूमध्य सागर से लाल सागर के मध्य कौन सी नहर का निर्माण हुआ है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य कौन सी नहर का निर्माण हुआ है? तो स्वेज नहर का निर्माण हुआ है। इजराइल की राजधानी का क्या नाम है? जेरूसलम है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोमानिया से। रोमानिया के बारे में भी एक और करंट अफेयर क्वेश्चन कल या परसों पढ़े थे, उसके बारे में भी हम रिवीजन करेंगे। तो ELINP यह क्या है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। यह जो है इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आप याद रखेंगे। इसे भी हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो रोमानिया में लॉन्च किया गया है। इसे लेज़र को किस कंपनी ने बनाया है? तो थेल्स कंपनी ने बनाया है। इसका यूज कहाँ पे होने वाला है? तो इसका यूज होने वाला है अंतरिक्ष में जो कचरा होता है, जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, जब उसका कार्यकाल जितने समय के लिए होता है उसके बाद जब वो नष्ट हो जाता है तो अंतरिक्ष में तैरता रहता है, उसे जो है उस कचरे को समाप्त करने के लिए, और जो अंतरिक्ष में कचरा तैरता है उसे क्या बोलते हैं? डेब्रीज बोलते हैं, इसको नष्ट करने के लिए। और परमाणु कचरा यानी कि जो परमाणु भट्टी से जो प्रदूषण निकलता है उसको भी नष्ट करने के लिए, और कैंसर कोशिका को भी नष्ट करने के लिए इस लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो रोमानिया की राजधानी का क्या नाम है? बुखारेस्ट है। और बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने वाले यूरोपीय देश कौन से हैं? तो पहले शेंजेन क्षेत्र में कितने देश शामिल थे? तो EU के जो है 23 देश इसमें शामिल थे। किसमें? शेंजेन क्षेत्र में शामिल थे। अभी हाल ही में जो है परसों के करंट अफेयर में रोमानिया और बुल्गारिया को भी शामिल किया गया है। तो इससे बढ़कर अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तो शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने वाले यूरोपीय देश रोमानिया और बुल्गारिया हैं। अब 23 से बढ़ के संख्या जो है EU की कितनी हो गई है? 25, जो शेंजेन क्षेत्र में शामिल है। और अगर बात करें टोटल यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो 27 शामिल है। 2 देशों ने अभी शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा नहीं करी है। निसार क्या है? निसार के बारे में देख लेते हैं। निसार एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। निसार क्या है? यह एक रडार है और इसका निर्माण कौन सी एजेंसी करने वाली है? तो अमेरिका और भारत की करने वाली है। अमेरिका की नासा और भारत का इसरो करने वाला है। लीगो वेधशाला की स्थापना कहाँ पर हुई है? अगर बात करें लीगो क्या है, तो यह ग्रेविटेशन वेव्स का अध्ययन करने वाला है, और इसकी मतलब ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिंगोली, महाराष्ट्र में। और इसका आकार कैसा है? तो यह L आकार का है। नेक्स्ट देखें तो एक सेकंड स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिनो वेधशाला। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो यह थैडी में की गई है। और थैडी कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु का एक प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6वां, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो WHO ने AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक यानी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने वाला प्रवर्तक जो कि AI आधारित है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो स्वास्थ्य से संबंधित कौन होती हैं? सारा अली खान। ऐसे आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं WHO की स्थापना कब हुई है? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ है, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और इसके वर्तमान हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। अभी हाल ही में WHO के द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधक लॉन्च किया गया है, जो कि AI आधारित है, जिसका नाम क्या है? सारा। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा और हिंदी में आपका हो जाता है सारा, ठीक है। तो नाम क्या है? सारा। तो यह सारा क्या है? तो डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक जो कि AI आधारित है। अगर बात करें सारा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, यह जो है सारा का फुल फॉर्म है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो AI से संबंधित है। इराह क्या है? तो इराह जो है AI आधारित भारत की पहली फिल्म है, यानी कि AI से हमें क्या लाभ है और क्या नुकसान है इसके बारे में दिखाया गया है। मीका क्या है? तो मीका जो है AI का पहला CEO है। सोफिया क्या है? तो फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट है, जो कि सऊदी अरब में लॉन्च किया गया है। तो पहला ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है? तो सोफिया है, जो कि सऊदी अरब में लॉन्च किया गया है। देविका क्या है? तो देविका पहली AI आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और यह भारत में लॉन्च हुई है।
डेनिन क्या है? तो डेनिन यूएसए का पहला एआई आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो डेनिन जो है यह यूएसए का इंजीनियर है और देविका जो है कहाँ का है? तो यह भारत का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नेक्स्ट देखें तो लीसा यह पहली या फर्स्ट एआई आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इंडिया में। अगर पूछे इंडिया के किस प्रदेश में? तो उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में पहली क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर कौन बनी है? तो लीसा बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आयरिस। आयरिस यह जो है क्या है? तो यह फर्स्ट एआई टीचर है और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भारत के केरल राज्य में किया गया है। एआई आधारित जो है पहला स्कूल कहाँ पर खोला गया है? तो एआई आधारित जो है स्कूल कहाँ पे खोला गया है? तो ये भी केरल में खोला गया है। तो जहाँ पे टीचर वहाँ पे स्कूल रहेगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेंगे। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ विकसित करेगा? इसका मतलब है कि जैसे कभी फ्यूचर में मान लीजिए हम सऊदी अरब से तेल ले रहे हैं, तो किसी कारणवश हमारा जो है फ्यूचर में सऊदी अरब से जो है रिश्ता खराब हो जाए, तो उसके लिए जो है वाणिज्यिक क्षेत्र रणनीतिक भंडार भारत पहले ही बना के रख लेगा। यानी कि सऊदी अरब से अभी रिश्ते अच्छे हैं तो उससे जो है अधिक से अधिक तेल मंगा के अपने भारत में स्टोर कर लिया जाएगा। तो इसका जो है पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का जो है रणनीतिक भंडारण कहाँ किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में शुरू हो गया है। इसके बारे में अध्ययन देख लेते हैं। पूरी व्याख्या है कि ISPRL यह एक कंपनी है जिसे कहते हैं भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। यह जो है कच्चे तेल को जो है राजनीतिक भंडारण करने वाला है। कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण करने वाला है। और कितने तेल जो है पहले खेमे में कलेक्ट किए जा सकते हैं? तो 25 लाख टन का भंडारण किया जाएगा इसमें। और इसके लिए जो गोदाम बनेगा यानी कि जो ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाया जाएगा उसके लिए कितने रुपए खर्च होने वाले हैं? तो 3300 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। और इस प्रकार के 3 गड्ढे यानी कि 3 स्थानों पर 25 लाख टन भंडारण किया जाएगा। कौन कौन से स्थान पर? तो इसके बारे में देख लेते हैं। 3 स्थान पर किया जाएगा। एक तो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम में स्टोर किया जाएगा। दूसरा जो है कर्नाटक के पादुर में और कर्नाटक के मंगलुरु में। तो ये 3 स्थानों पर स्टोर किया जाएगा जिसमें 25 लाख टन का भंडारण किया जाएगा। इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जैसे कोई कार होता है, जैसे पेट्रोलियम से बहुत से सारे गाड़ी और वाहन कंपनियां ये सभी चलती हैं, तो उसके लिए भविष्य में कोई रुकावट ना आए, तो इसीलिए सबसे पहले जो है रिजर्व करने की अब आवश्यकता है। इसी प्रकार से अमेरिका ने भी स्टोर करके बहुत सारे तेल को रख लिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो पहला वाणिज्यिक केंद्र कच्चे तेल का भंडारण रणनीति शुरू किया गया है वो किस राज्य में पहले होगा? तो यह कर्नाटक में होगा। फिर इसके बाद कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश में। नहर कटिया क्या है? तो नहर कटिया से तेल प्राप्त किया जाता है और यह स्थान कहाँ पे है? तो आसाम में है। डिगबोई यह भारत का पहला तेल कुआं है और डिगबोई जो है कहाँ पे है? तो यह भी क्षेत्र असम में है। ओपेक की स्थापना अगर पूछें तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बगदाद में हुआ था। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना में है। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 12 सदस्य देश हैं। और अभी हाल ही में ओपेक से किसने अपनी सदस्यता त्याग दी है? तो अंगोला ने त्याग दी है। नेक्स्ट हमारा है 42वां विश्व धरोहर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। और कौन सा है? तो होयलेश्वर मंदिर है। अगर बात करें 41वां कौन सा है? तो शांति निकेतन है। कौन सा है? शांति निकेतन है। और ये कहाँ पे है? तो यह कलकत्ता में है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। बाबा बुदान की पहाड़ी, यहीं पर जो है कॉफ़ी का पहला पौधा लगाया गया था। और बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलिस्टो पर। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है भौतिकी अनुसंधान लैब। इन्होंने अभी हाल ही में बृहस्पति के उपग्रह कैलिस्टो पर ओजोन गैस की खोज करी है। अगर बात करें भौतिकी अनुसंधान लैब कहाँ पर स्थापित है? तो अहमदाबाद में स्थापित है, जिसने अभी हाल ही में बृहस्पति के उपग्रह कैलिस्टो पे जो है ओजोन गैस की खोज करी है। ये आपको याद रखना है। अब लल्लन टॉप प्रश्न में देखते हैं कि गैनीमेड उपग्रह किस ग्रह का है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है और यह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। और किसका है? तो यह बृहस्पति का है।
और सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह, अगर ग्रह पूछे सबसे बड़ा ग्रह तो वह भी कौन सा है, तो बृहस्पति है। और इसी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा है, तो वह गैनीमीड है। ओजोन परत से संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी के लेयर के ऊपर जो लेयर एक होता है इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसी के ऊपर जैसे स्टार्ट होता है दूसरा लेयर उसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल को के नीचे जो है जो थोड़ी सी पतली पट्टी होती है इसे जो है ओजोन मंडल या फिर समताप मंडल कहते हैं। यहीं पे जो है ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओजोन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डाल्टन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन का कार्य क्या है, तो ओजोन का कार्य है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करना। अगर यह जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित ना करे तो यह हमारे पृथ्वी पर आकर हमारे स्किन में जो है कौन सा कैंसर फैला, मतलब ये कौन सा कैंसर हमारे शरीर में फैला देंगी, तो स्किन कैंसर हमारे शरीर में पराबैंगनी किरणें फैला देंगी। तो इसी के लिए जो है ओजोन परत जो है कार्य करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत जो है, ओजोन परत का क्षरण सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो CFC से होता है, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। इसमें जो है सबसे ज़्यादा मुख्य गैस कौन सी होती है, तो AC में, और इसका प्रयोग फ्रिज में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ओजोन परत का क्षरण CFC से ही होता है सबसे ज़्यादा। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो मैंने बताया था 16 सितंबर 1987 में। कब, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। कहाँ पर, मॉन्ट्रियल कनाडा में। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित करी है, तो रेपो रेट में जो है कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और अभी हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितना बताया है, तो 6.5% बताया है। संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो पहले जो है मौद्रिक नीति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती थी, RBI के द्वारा करी जाती थी। लेकिन उसके बाद जो है जो अभी वर्तमान में शक्तिकांत कांत जी हैं, उनके पहले जो गवर्नर थे RBI के, उर्जित पटेल, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, इसलिए उसे कहते हैं उर्जित पटेल कमेटी। इस कमेटी ने जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक डाटा प्रस्तुत किया था जो 2% से 6% के बीच में, यानी कि 4+-2% होनी चाहिए। ठीक है, तो इस डाटा को प्रस्तुत किसने किया था, तो उर्जित पटेल कमेटी ने किया था। यानी कि महंगाई को जो है 2% से कम और 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी महंगाई की देखभाल करने के लिए, यानी इसी डाटा को देखभाल करने के लिए MPC यानी मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 27 जून 2017 को किया गया था। और MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो है RBI के होते हैं, 3 सदस्य जो है RBI के होते हैं, और इसके बाद 3 सदस्य जो है भारतीय सरकार के होते हैं। ठीक है, तो 3 सदस्य RBI के और 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं। जो MPC का अध्यक्ष होता है, तो MPC का अध्यक्ष कौन होता है, तो RBI के जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं वही MPC के हेड होते हैं। MPC के द्वारा जो है साल भर में, एक साल में 6 बार रेपो रेट प्रस्तुत करी जाती है। इस बार जो है बताया गया है कि रेपो रेट में जो है 5 बार से कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इस बार भी रेपो रेट कितनी रही है, तो रेपो रेट रही है 6.5%, ये आपको याद रखना है। और इसी MPC के द्वारा जो है बताया गया है कि 2024 से 2025 में भारत की ग्रोथ रेट, यानी जो है भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी, तो 7% रहेगी। ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। यंग हिल्टन आयोग या इसे शाही आयोग भी कहते हैं, इस शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी, तो RBI की स्थापना हुई थी, 1935 में हुई थी। अगर बात करें कि RBI का एक्ट कब आया था, तो 1934 में आया था, और इसकी स्थापना 1935 में करी जाती है। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो नरसिम्हन समिति का जो है, नरसिम्हन समिति का गठन किसके लिए किया गया था, तो बैंकिंग सुधार के लिए जो है नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। तो अभी जो है फोर्ब्स की 38वीं सूची जारी कर दी गई है। इसमें जो है एकमात्र भारतीय टॉप 10 में कौन शामिल है, तो मुकेश अंबानी जी शामिल हैं। इसके बारे में देख लेते हैं।
तो फोर्ब्स की 38वीं सूची जारी कर दी गई है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सर्वाधिक अरबपति किस देश में है। तो यूएसए में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर अपना भारत है। तो सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका में, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर भारत है। लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है, तो फर्स्ट अगर देखा जाए फोर्ब्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड, जो कि फ्रांस के हैं और इनकी कंपनी का क्या नाम है, LVMH इनकी कंपनी का नाम है। और दूसरे नंबर पर एलन मस्क हैं, इनकी कंपनी का क्या नाम है, स्पेस एक्स इनकी कंपनी का नाम है। और इसके बाद अगर देखें तो इनकी टेस्ला भी कंपनी है और अभी इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है, तो इनकी कंपनी एक्स भी हो जाती है। तो स्पेस एक्स, टेस्ला और एक्स ये सभी जो है एलन मस्क की कंपनी है। और सबसे अमीर व्यक्ति जो है कौन है, तो बर्नार्ड अर्नाल्ड है और इसके बाद दूसरे पर एलन मस्क है। और इस श्रेणी में अगर देखा जाए 9वें नंबर पर कौन है, मुकेश अंबानी है और 17वें नंबर पर गौतम अडानी है। कौन है, तो गौतम अडानी का स्थान है 17वां। 126 नंबर पर जो है भारत जो है किस में है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में है। 127वें नंबर पर जेंडर गैप इंडेक्स में है। 134वें नंबर पर HDI में है। 108वें नंबर पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।